नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इतिहास तरंग यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल इतिहास तरंग पर आजकल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है। पिछले टर्न पे MCQ 06 नंबर की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक 15 प्रश्नों की रूपरेखा आपके सामने रखी गई थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने उत्तर हम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है इन बच्चों का, इन विद्यार्थियों का। कमेंट के माध्यम से पता चला कि कुछ विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में प्रश्न थोड़े कठिन थे। तो आज इससे पहले कि हम अपने 7वें वीडियो की ओर चलें, MCQ 07 नंबर की वीडियो की ओर चलें, हम चाहते हैं कि MCQ 06 नंबर का जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों को थोड़ा डिटेल में आपसे चर्चा करते हुए तब हम अगले टेस्ट सीरीज की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आंसर शीट की ओर चलें, पिछले क्विज को लेकर आप सबसे निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। परमानेंट सब्सक्राइबर बने रहेंगे तो समय समय पर आपको इस तरह के टेस्ट सीरीज की जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसको समय समय पर आप तक प्राप्त होता रहेगा। तो आइए चलते हैं MCQ सीरीज के 6ठे वीडियो के आंसर शीट पर। मॉडर्न इंडिया सेक्शन का, आधुनिक भारतीय इतिहास के सेक्शन का प्रश्न आपको दिया गया था जिसको MCQ 06 के नाम से संबोधित किया गया था। पहले हम उसका उत्तर आपके सामने रखते हैं थोड़ा डिटेल में और फिर उसके बाद तब हम अगले वीडियो पर चलेंगे, MCQ 07 पर चलेंगे। MCQ 06 में जो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो है 1927 में साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था क्योंकि। बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, यानी आपका उत्तर ए होगा। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि साइमन कमीशन का गठन 1919 के प्राविधानों पर विचार विमर्श करने के लिए भारत में एक सरकार के स्वरूप के गठन पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। और चूंकि भारत का मामला था और भारत का ही कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई भी सदस्य नहीं था इस कमीशन में, इस आयोग में, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। दूसरा प्रश्न था आपका 1928 में गठित नेहरू समिति के सदस्यों के नाम आपको बताने थे। 4 नाम दिए गए थे और उसी के अनुरूप विकल्प दिया गया था। इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई थी जिसको आप ब्लैक बोर्ड पर, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पीले रंग की पट्टी से हमने दिखाया है। वास्तव में नेहरू समिति के जो सदस्य थे उसमें जो विकल्प दिए गए उन विकल्प में 3 लोग शामिल थे, एक व्यक्ति शामिल नहीं था जिसका नाम था NM जोशी। हालांकि विकल्प में 1, 2, 3 नहीं है, टाइपिंग एरर के रूप में 1, 2, 3, 4 भी शामिल हो चुका है, तो चौथे व्यक्ति नहीं थे। ये प्रश्न हम गलत मान सकते हैं और आपके उत्तर में से आप अब जब भी अपना अंक जोड़ेंगे तो इस प्रश्न को आप हटा दीजिएगा। नेहरू कमेटी का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था भारत में एक संवैधानिक रूपरेखा को तैयार करने के पर्पज से, और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बनाए गए थे, सचिव बनाए गए थे। और 9 सदस्यों की यह टीम थी जिसमें अली इमाम साहब थे, तेज बहादुर शपरू साहब थे, मंगल सिंह नाम के व्यक्ति थे, MS अड़े नाम के व्यक्ति थे,
सुभाष चंद्र बोस थे और शोएब कुरैशी भी थे। जीएस प्रधान नाम का भी एक व्यक्ति यहाँ पर शामिल था जो उस समय का प्रख्यात वकील हुआ करता। तो 9 सदस्यीय टीम थी। विकल्प के अनुरूप आपका कोई भी विकल्प यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो इस प्रश्न को हम गलत मान लेते हैं। और ये जो विकल्प 4 दिए गए हैं उन चारों में से सर अली इमाम भी थे, शोएब कुरैशी भी थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस ने कब पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की? कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते थे, आपको बताना था कि किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा कांग्रेस ने की थी। तो इसका सही उत्तर है 1920 का नागपुर अधिवेशन। आपका विकल्प होगा सी। चौथा प्रश्न था, ब्रिटिश शासनकाल में चुंगी से संबंधित मामलों की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोग और समितियों का गठन होता रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है चुंगी से संबंधित मामलों की जांच के लिए। तो चुंगी से संबंधित मामलों की जांच के लिए अंग्रेजों ने जो कमेटी बनाई थी उसका नाम था फॉसेट्स कमेटी। और भी यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, विटले और मैकलागन कमेटी, सप्रू समिति। तो जो मैकलागन कमेटी थी, सबसे पहले विटले पर आते हैं। विटले समिति जो बनी थी वो 1929 में बनी थी। लेबर, श्रम से संबंधित सुझाव, श्रम कानून से संबंधित सुझाव देने के लिए विटले कमेटी का गठन किया गया था। 1928 में गठित किया गया। 29 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। फॉसेट समिति की बात हमने कर ही लिया, चुंगी से संबंधित मामला था ये पुरानी कमेटी थी। मैकलागन जो कमेटी थी वो कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए था। सहकारिता जो आंदोलन होती है, जैसे आपने सहकारी बैंक का नाम सुना होगा, तो सहकारिता मूवमेंट से जुड़े हुए कोई भी कार्य पर एक रिपोर्ट देने के लिए मैकलागन समिति की स्थापना की गई थी और संभवतः इसका गठन 1915 ईस्वी के आसपास किया गया था। और एक है सप्रू समिति जो विकल्प में दिया गया। सप्रू समिति का गठन 1934 में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1935 में दी थी और मूल रूप से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को ध्यान में रखकर बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसके लिए तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी, जिसको हम सप्रू समिति के नाम से जानते हैं। तो चौथा जो प्रश्न था उसको हमने बहुत क्लियर कर दिया आपके सामने। पांचवा प्रश्न था, रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य का पता लगाना है। तो इसका सही उत्तर, जो 4 विकल्प दिए हैं उन चारों विकल्पों को देखिए। 1929 में अखिल भारतीय प्रज्ञा परिषद की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। नहीं, 1927 में अखिल भारतीय प्रज्ञा परिषद की स्थापना हुई थी, ये गलत है। कांग्रेस ने 1938 तक रियासतों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी, ये भी सही नहीं है। जब देशी रियासतों के संदर्भ में 1920 में ही जब कमेटी बन गई थी तो यहाँ से मामले चल पड़े थे रियासतों को ध्यान में रखकर, कांग्रेस इस मामले में हस्तक्षेप कर रही थी। और कांग्रेस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को रियासतों में भी लागू किया, ऐसा हरिपुरा अधिवेशन में कुछ भी नहीं कहा गया था। तो ये जो विकल्प दिए गए हैं और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इन चारों में से चौथा जो विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं, यही आपका सही उत्तर होगा। छठे प्रश्न पे चलते हैं। रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन दिए गए हैं आपको उसमें से कौन गलत है ये बताना है। तो 1933 में नासिक जेल में कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी दबाव समूह बनाने का विचार आया, बिल्कुल सही बात है। नासिक जेल में कुछ नेता कांग्रेस के डाल दिए गए थे। वहीं से पहली बार जो इंग्लैंड में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, जो समाजवादी सरकार बनी थी, उससे वो प्रभावित थे और वो चाहते थे कि भारत में भी एक समाजवादी दबाव समूह बने। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। और आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष थे, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा था, इसका प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ, लेकिन इसका पहला सम्मेलन लखनऊ में नहीं हुआ, बल्कि आप कह सकते हैं कि इसका पहला सम्मेलन बंबई में हुआ था। तो यानी इन 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट सही है, यानी जो विकल्प होगा आपको देखिए 1, 2, 3 जहां भी होगा, डी के ऑप्शन पे आपका इसका सही उत्तर होगा।
सातवें प्रश्न पर चलते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपका सही उत्तर है डी, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना की थी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत का विलय सबसे बाद में हुआ? सभी लोग जानते हैं देशी रियासतों के विलय का चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। जूनागढ़ सबसे लास्ट में आया था। भारत में सबसे लास्ट में विलय करने वाला जो देशी रियासत था उसका नाम था जूनागढ़। नवा प्रश्न था, जूनागढ़ का भारत में विलय किस वर्ष संपन्न हुआ? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे बाद में हुआ, तो जो आपको चार विकल्प दिख रहे हैं उसमें सबसे बाद में आपको तिथि दिख रही है 1949 की। तो 20 फरवरी 1949 को जूनागढ़ को भारत में विलीन करने की घोषणा की गई थी। 10वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है। पूछा गया आपसे कि किसका स्टेटमेंट है? CR दास, चित्तरंजन दास का यह प्रमुख स्टेटमेंट है जो 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना के समय इन्होंने दिया था। 11वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने 1857 के महासंग्राम को सामंतवादी प्रतिक्रिया कहा है? जब आपको 1857 के रिवोल्ट पढ़ाए गए होंगे तो वहां पर आप देखेंगे विभिन्न इतिहासकारों के स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें डिज़रायली बिल्कुल नहीं है, रीज भी बिल्कुल नहीं है, सर जॉन लॉरेंस भी नहीं है, जॉन के हैं जिन्होंने इसे सामंतवादी घटनाक्रम कहा था। जो और विकल्प दिए गए हैं, डिज़रायली ने क्या कहा था 1857 के विद्रोह के संदर्भ में? डिज़रायली का मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और रीज साहब का स्टेटमेंट आप अच्छी तरह जानते हैं। सर जेम्स आउट्रम, रीज और होम्स जैसे इतिहासकारों की व्यूज आपको बताए गए हैं। जो होम्स साहब थे वो सभ्यता और बर्बरता का जंग मानते थे। रीज साहब कहते थे कि यह एक धर्म युद्ध है, और सर जॉन लॉरेंस साहब ये मानते थे कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है। तो जॉन के ने 1857 के महासंग्राम को सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है। 12वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि उसमें से कौन सा गलत है। तो बारदौली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदारी की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही है। बारदौली सत्याग्रह को लेकर ब्रिटिश सरकार ने मैक्सवेल फील्ड आयोग का गठन किया, यह भी बिल्कुल सही है। 1865 में भारत में बजट प्रणाली प्रारंभ हुई, ये सही नहीं है, क्योंकि भारत में बजट प्रणाली का शुभारंभ बाद में होता है, जब 61 के रिजोल्यूशन में इसका प्राविधान जरूर किया गया, लेकिन लॉर्ड मेयो तक पहुंचते पहुंचते बजट प्रणाली धीरे धीरे आरंभ होती है। और 1870 ईस्वी में प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने का पहला प्रयास किया गया। लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण आपने पढ़ा है, उसी के अंतर्गत का यह प्राविधान है। तो आपका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, उसमें सी है, 1865 में भारत में बजट प्रणाली आरंभ हुई थी, ये बात बिल्कुल गलत है। 13वां प्रश्न था, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में किया गया था, और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो स्वामी सहजानंद थे। 14वां प्रश्न था, महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार खेतों के मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? महलवाड़ी सिस्टम वेंटिक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। वेंटिक के काल में जरूर हुआ, लेकिन वेंटिक ने इस सिस्टम के संदर्भ में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बल्कि सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में तब जब मार्टिन बर्ड ने भूमियों का एक डाटाबेस तैयार किया, रजिस्टर मेंटेन किया, और तब जाकर इस व्यवस्था के आधार पर जब 66% कर लागू किया गया, तब जाकर यह बहुत पॉपुलर हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मार्टिन बर्ड, यानी बी, 14वें का बी। और 15वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा था, MCQ 6 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट की सिफारिश पर बंबई प्रेसिडेंसी क्षेत्र में भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई?
आप जानते हैं कि रैतबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था टॉमस मुनरो ने मद्रास में लागू किया था। अब आपको यहाँ बताना है कि किसकी सिफारिश पर बम्बई प्रेसिडेंसी क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई। तो वास्तव में मुनरो को सलाह देने वाला व्यक्ति था एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन की ही सलाह पर मद्रास से आगे बढ़ते हुए बम्बई प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में इस रैतबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। तो इस तरीके से MCQ 6 नंबर का जो सीरीज था, उस सीरीज के आंसर आपको डिटेल में थोड़ा बताया गया। एक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैंने डिटेल में बताना इसीलिए उचित समझा ताकि और भी उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हो आपके जहन में आ जाए। और अब चलते हैं हम आज के क्विज पर, आज के MCQ पर। MCQ टेस्ट सीरीज का 7वां नंबर, ये भी आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी 15 प्रश्न आपके सामने आएंगे और पूर्व की भांति आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने उत्तर को बताएंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला सवाल, सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा केवल इंग्लैंड को देता है। ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है यह कथन किसका है। इतिहास से जुड़ा हुआ है। सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा केवल इंग्लैंड को देता है, यह कथन किसका है। 4 विकल्प हैं, डी वाचा, AR सरदेसाई, RC दत्त और दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी का जो चैप्टर है, कमर्शलाइजेशन जो ऑफ एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है, उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। दूसरा सवाल, भारत में रेल के विकास के बिना राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह भी एक स्टेटमेंट है। भारत में रेल के विकास के बिना राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है। यहाँ भी 4 विकल्प हैं, डी वाचा, AR सरदेसाई, RC दत्त और GV जोशी। 4 में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। तीसरा प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करते समय राजस्व बोर्ड का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था। यानी जब अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में लागू हो रही थी तो जो विभिन्न लोगों की टीम बैठी हुई थी विचार विमर्श करने के लिए, उसमें आपको बताना है उस समय राजस्व बोर्ड का प्रधान कौन था। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट, सर जॉन शोर, इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, प्रायोगिक तौर पर महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू की गई। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। प्रायोगिक तौर पर महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू की गई थी। 4 ऑप्शन है, मद्रास, बागमती, बंबई और बारामहल। इन 4 में से किसी एक उत्तर का चयन करना है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के महासंग्राम को एक जन क्रांति माना है। अभी कुछ देर पहले आपने सामंतवादी प्रतिक्रिया के बारे में जाना। अब आपको बताना है कि इस 1857 के रिवॉल्यूशन को लेकर इन 4 विकल्पों में से कौन मानता है कि 1857 का जो महासंग्राम था वो एक जन क्रांति था। जॉन की, डॉक्टर एसएन सेन, डॉक्टर रामविलास शर्मा और वीर सावरकर, BD सावरकर जिसको आप कहते हैं। 6ठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 1857 के महासंग्राम में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था। मैं फिर कह रहा हूं कि क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है। 1857 के महासंग्राम में विद्रोहियों का वास्तविक लीडरशिप कौन कर रहा था या किसके हाथों में लीडरशिप थी। 4 ऑप्शन है यहाँ पर भी, जनरल वक्त खां, बहादुर शाह द्वितीय, मौलवीतुल्ला और मंगल पांडे। 7वां प्रश्न, अहोम जाति के लोग ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के रहने वाले थे। अहोम जाति कहाँ निवास करती थी, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, वर्मा और असम। 8वें पर आते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन ली समिति की सिफारिशों के अनुसार किस वर्ष की गई। एक प्रश्न और इसमें मिल गया आपको कि लोक सेवा आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ। ली समिति की सिफारिश पर हुआ था, लेकिन अब यहाँ आपको बताना है कि किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन भारत में पहली बार किया गया। 1861, 1892, 1925, 1937। 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 9वां प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में सर्वप्रथम एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई।
औपनिवेशिक भारत में सबसे पहले एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन है, 1773, 1861, 1935 और इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न आज का, 1857 के महासंग्राम के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना को पराजित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? आप जानते हैं कि झांसी क्षेत्र से रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत किया था। तो उस झांसी क्षेत्र की सेना को यानी रानी लक्ष्मीबाई की सेना को पराजित किस अंग्रेज के द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कैंपवेल, ह्यूग्रोज, निकलसन और नील। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश में 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए व्यापक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करने को कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अब आप देखते हैं कि आजकल के बच्चों को ये सुविधाएं मिली हुई हैं, मौलिक अधिकार के पक्ष में इसको जोड़ा गया है। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल में एक समिति बनाई गई थी, शिक्षा से जुड़ी हुई समिति, जिसने सिफारिश की थी कि 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य भी हो और निःशुल्क भी हो। कौन सा है शिक्षा आयोग, वो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, कोठारी शिक्षा आयोग, हाल्टोक समिति, रैले आयोग और सार्जेंट योजना। 12वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस तिथि को विधिवत रूप से अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से किस तिथि को विधिवत रूप से अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। 4 में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। प्रश्न बहुत आसान है। 13वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किस जेल में रहकर आमरण अनशन किया गया? आपको सांप्रदायिकता जब पढ़ाई जा रही होगी तो ये डिटेल में बताया गया होगा। सांप्रदायिक पंचाट मतलब कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, उसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस जेल में रहकर आमरण अनशन शुरू किया था? उस जेल का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, बंबई, आगा खां पैलेस और यरवदा। इन चारों में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। 14वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, बहुत सिंपल प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह, नवाब शहीद मोहम्मद और खान अब्दुल गफ्फार खान। और आज के अंतिम प्रश्न पर हम चलते हैं। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन श्रमिक स्वराज पार्टी का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन श्रमिक स्वराज पार्टी का संस्थापक था? 4 विकल्प हैं, एनएम जोशी, काजी नजरुल इस्लाम, लाला लाजपत राय और एमएन राय। इन 4 में से किसी भी एक विकल्प का चयन आपको करना है। तो ये रहे आज के 15 सवाल। थोड़ा बहुत आसान है, थोड़ा बहुत कठिन है, और मैं कोशिश करता हूं कि 15 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न थोड़ा इजी टाइप के रहें, जो नए बच्चे हों कम से कम उनके लिए भी एक उत्साह बना रहे। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते रहे हैं, हो रहे हैं, उनके लिए थोड़ा उनके स्टैंडर्ड की भी क्वेश्चंस, आदि प्रश्न डालने का प्रयास किया जाता है। तो मिला जुला कर यह जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज का 7वीं कड़ी है, 7वां वीडियो है, 15 प्रश्न का यह सेट है। और हम उम्मीद करते हैं पिछले एमसीक्यूज की तरह ही कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से सामूहिक रूप से देंगे, और निश्चित रूप से आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि जिस सेक्शन में आपको अपनी कमी महसूस हो रही हो, आप पुस्तकों का सहारा लेकर उसकी स्टडी कीजिए। वेबसाइट आप लोगों के लिए हमने बनाया है, वेबसाइट पर जाकर भी कंटेंट ढूंढकर आप उसकी नियमित स्टडी कर सकते हैं, और अपने कमज़ोर सेक्शन को
थोड़ा मजबूत बनाइए, थोड़ा और भी अप्रोचेबल बनाइए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी विधिवत तैयारी हुई रहे और आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को आसानी से निकाल सकें। तो इन्हीं सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत धैर्य और साहस के साथ हमारी बातों को सुना। थैंक यू टू ऑल।